नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। 45 दिनों से चला आ रहा महाकुंभ एक महाकीर्तिमान बनाकर अब संपन्न हो रहा है। खबरों की खबर में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रयागराज में संगम तट पर हुआ महाकुंभ एक ब्रांड बन गया है सदा के लिए। हम आपको बिहार भी लिए चलेंगे और बताएंगे कि नीतीश कुमार और जेपी नड्डा में चट मीटिंग और पट कैबिनेट विस्तार से कैसे लिया है। हम इस खबर को भी आज डिकोड करने वाले हैं कि कैसे एक विधायकी का चुनाव लड़वा रहे केजरीवाल क्या उस सीट पर संसद से जाने का प्लान बना रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली का चुनाव हारे हैं वो बैकडोर से पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स में एंट्री करने वाले हैं, और अगर बना रहे हैं तो क्या वजह है कि वो इसको छुपा भी रहे हैं। और हम आज तिहाड़ जेल के पूर्व सुपरिटेंडेंट सुनील गुप्ता का वो एक्सक्लूसिव खुलासा भी आपको दिखाएंगे कि देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जेल के अंदर क्या पैसे से लेकर लड़की और शराब तक सब पहुंच जाता था। लेकिन प्रयागराज में महाकुंभ अब संपन्न हो रहा है। कैसे इससे एक नया कीर्तिमान बना, कैसे ये एक ब्रांड बना, हम आपको विस्तार से इसे दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए विदा होते महाकुंभ की एक झलक। महाकुंभ सिर्फ भव्य और सौंदर्यवान ही नहीं है, अब एक संदेश भी है। महाकुंभ एक मजबूत पहचान भी है। पैंतालीस दिनों तक चले प्रयागराज महाकुंभ की संपूर्ण तस्वीर को सिर्फ 15 मिनट में संजोने के लिए हम इसे 3 हिस्से में बांट रहे हैं। आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि कैसे महाकुंभ एक महाकीर्तिमान में तब्दील हो रहा है और कैसे इस आयोजन ने भारतीय आस्था की खूबसूरत छवि बनाई। उसके बाद आपको उस महाआस्था के दर्शन कराएंगे जो कण कण में विराजमान है और सनातन की वैश्विक पहचान से भी जुड़ी हुई है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि कैसे महाकुंभ 2025 एक ऐसे ब्रांड के रूप में स्थापित हो गया है जो साल दर साल और मजबूत होता जाएगा। हम विस्तार से आपको महाकुंभ के हर पहलू से आज रूबरू कराएंगे, थोड़ा सा इंतजार करिए। लेकिन पहले आपको दिल्ली लिए चलते हैं। दिल्ली में कुछ दिनों पहले ही चुनाव संपन्न हुआ। इसमें आम आदमी पार्टी और इसके नेता अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा। तब से ये कयास लगाया जा रहा था कि विधानसभा का चुनाव खुद हार चुके केजरीवाल अब क्या करेंगे। क्या वो पंजाब की राजनीति करेंगे या दिल्ली में किसी और तरीके से राजनीति अपनी चमकाएंगे, या फिर वो राज्यसभा में आएंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार नाना कर रही है, लेकिन जिस तरीके से आज राज्यसभा के सांसद संजीव अरोड़ा का पंजाब में विधायकी का एक उपचुनाव लड़वाने की घोषणा की गई, उसके बाद तो सवाल उठता है कि अगर अरोड़ा विधायक बन गए तो उनकी जगह राज्यसभा में आम आदमी पार्टी किसको भेजेगी। आपकी बातों से लगता है कि एक संयोग है, लेकिन इस संयोग के पीछे एक बड़ा प्रयोग तो कहीं छुपा नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े। 8 फरवरी को दिल्ली में मिली हार के बाद अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देने के लिए अरविंद केजरीवाल सामने आए। उसके बाद 18 दिनों से उनकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई। आता है तो ये सवाल कि आगे क्या करेंगे केजरीवाल। पिछले कुछ समय से ये अटकलें तेज हैं कि केजरीवाल राज्यसभा में जा सकते हैं। अब उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद
संजीव अरोड़ा के लुधियाना वेस्ट से चुनाव लड़ने के बाद ये चर्चा तेज हुई है कि क्या केजरीवाल के लिए संजीव अरोड़ा को विधायकी का चुनाव लड़ाया जा रहा है। क्या राज्यसभा की खाली होने वाली सीट पर केजरीवाल संसद में पहुंचेंगे? लेकिन ये सवाल आम आदमी पार्टी को चुभ रहा है। देखिए, संजीव अरोड़ा जी एक बहुत एबल कैंडिडेट हैं। वो लगातार ग्राउंड पर रहते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी बहुत पकड़ है, जिस वजह से वो वहाँ के लिए बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट हैं और उनको उतारा गया है। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल सर की बात है, तो मीडिया के सूत्र पहले कह रहे थे कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे, अब मीडिया के सूत्र कह रहे हैं कि वो राज्यसभा से लड़ेंगे। ये दोनों सूत्र बिल्कुल गलत हैं। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। मैं मानती हूँ कि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, पर वो किसी एक सीट पर सीमित नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को। एक साल पहले तक अरविंद केजरीवाल इस विश्वास से लबरेज थे कि कुछ भी हो दिल्ली के चुनाव में आएंगे तो केजरीवाल ही। लेकिन दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को तो छोड़िए, केजरीवाल को भी विधानसभा में पहुंचने लायक नहीं समझा। 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आने के बाद ही ये सवाल उठने लगा था कि केजरीवाल क्या करेंगे। क्या वो बगैर सांसद विधायक बने काम करेंगे या दिल्ली में ही अपने किसी विधायक से इस्तीफा दिलवाकर चुनाव लड़ेंगे और जीते तो विधानसभा में पहुंचेंगे, या फिर किसी राज्यसभा सदस्य से इस्तीफा दिलवाकर उनकी जगह राज्यसभा में पहुंचेंगे। अब लगता है कि केजरीवाल ने तीसरे विकल्प पर ही उंगली रखने की सोची है। लेकिन पंजाब में पहले से बैकफुट पर पार्टी कहीं इस मुद्दे को बढ़ाकर विपक्ष को कोई मुद्दा तो नहीं देना चाहती। आम आदमी पार्टी ने संजीव अरोड़ा, एक बहुत बड़े व्यापारी हैं लुधियाने के, राज्यसभा मेंबर बनाया था पहले। उनको बोला गया कि आप लुधियाना वेस्ट की जो असेंबली की सीट लड़ेंगे और बाय इलेक्शन लड़ेंगे, और ये केजरीवाल की एक डील है संजीव अरोड़ा के साथ कि आप वहां लड़ो, आपको एमएलए बना करके हम पंजाब की कैबिनेट में मिनिस्टर बनाएंगे। जो अपने आप को आम आदमी कहते थे वो सत्ता सुख के बिना रह नहीं सकते। उन्हें गाड़ी भी चाहिए, उन्हें बंगला भी चाहिए, उन्हें सिक्योरिटी भी चाहिए और उसके बाद एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल भी चाहिए। तो ये सब चीजों के लिए ये नया रास्ता ढूंढा है आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल जी को राज्यसभा लेके जाने के लिए, जिस आदमी को दिल्ली के लोगों ने नकार दिया, उन्हें एमएलए तक नहीं चुना, और आज वो पंजाब के ऊपर थोपे जाने वाले हैं। केजरीवाल के लिए राज्यसभा जाने की खबरें तेज होना महज संयोग है या प्रयोग, इसको आप इस क्रोनोलॉजी से समझिए। लुधियाना वेस्ट सीट से आप के विधायक गुरप्रीत गोगी के निधन से वहां पर उपचुनाव हो रहा है। अभी चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी नहीं किया कि केजरीवाल की पार्टी ने संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार घोषित कर दिया। अरोड़ा की उम्मीदवारी के पीछे तर्क ये दिया गया कि वो लुधियाना के ही रहने वाले हैं, इसीलिए वहां से मजबूत उम्मीदवार साबित होंगे। साथ ही ये खबर भी एनडीटीवी को मिली है कि राज्यसभा छोड़ते हैं और लुधियाना से चुनाव जीतते हैं तो अरोड़ा को पंजाब में मंत्री भी बनाया जा सकता है। अब सवाल है कि राज्यसभा की खाली सीट पर कौन जाएगा। जाहिर है कि अपनी विधायकी तक गंवा चुके केजरीवाल के लिए ये संयोग संसद में पहुंचने का प्रयोग हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी इससे इनकार कर रही है। लेकिन ये भी नहीं बता रही कि केजरीवाल नहीं तो और कौन। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि पहले 9 मन तेल होगा तभी तो राधा नाचेगी, यानी आपके लिए लुधियाना वेस्ट की सीट ही निकालना मुश्किल होगा। आज पंजाब में माहौल बदले हुए हैं, तो जिस स्ट्रैटेजी के तहत वो किसी राज्यसभा मेंबर को उतारने की बात कर रहे हैं, पहले वो जीतेंगे, उसके पश्चात ही शायद आगे का रास्ता खुलेगा। और मुझे नहीं लगता वहां पर आम आदमी पार्टी की जीत इतनी आसानी से होने वाली है। हमारे मजबूत जो पैर हैं वहां पर हैं और पंजाब एक बदलाव की तरफ देख रहा है। पंजाब की हालात भी दिल्ली से मैं समझता हूं कि कोई ज्यादा अलग नहीं है। वैसे लुधियाना वेस्ट कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है, इसका अंदाजा अरोड़ा को भी है। बहुत मुमकिन है कि राज्यसभा से इस्तीफा तभी आएगा जब वो विधानसभा के लिए चुन लिए जाएंगे। इसीलिए बड़ा सवाल है, कहीं अरोड़ा उपचुनाव में नहीं जीते तो क्या होगा। राजनीति में आने वाले हर शख्स की चाहत होती है विधायक, सांसद या मंत्री बनना। वैसे भी बिना पावर के राजनीति नहीं होती। आम आदमी पार्टी के भविष्य से पहले अरविंद केजरीवाल को अपने भविष्य तय करना होगा।
क्या वो बतौर पूर्व मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या बतौर सांसद, फैसला अरविंद केजरीवाल को ही करना है। मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। केजरीवाल क्या करेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर हम नजर रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ते बात करेंगे बिहार की। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, वहां पे विधानसभा चुनाव अगले 8-9 महीने के भीतर है। उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शायद अपनी कैबिनेट का ये आखिरी विस्तार आज किया। इसमें आज 7 नए मंत्री बनाए गए हैं। 7 के साथ खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी से है, यानी कैबिनेट विस्तार तो नीतीश कुमार का हुआ, लेकिन वोट का गणित साधा है भारतीय जनता पार्टी ने। सबसे बड़ा सवाल कि क्या नीतीश कुमार आगे भी बड़े भाई बने रहेंगे, इसको समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल, राजू सिंह, संजय सारावगी, जीवेश कुमार, सुनील कुमार, मोतीलाल प्रसाद, ये बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के 7 नए चेहरे हैं, जो हैं तो बीजेपी कोटे से, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के राय मशवरे से इनका नाम तय हुआ है। चुनावी साल में इन लोगों को मंत्री बनाने के पीछे बिहार को जाति और क्षेत्र के आधार पर साधने की राजनीति साफ दिखती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को पार्टी तय करती है किस काम में लगाया जाता है। तो हम लोग पहले जिस काम में लगे थे, आज तय किया गया कि आज सरकार में काम करना है तो सरकार में चालू हो गया। सबका साथ सबका विकास की जो रेसिपी है उसको पूरा है और सबको लेकर ही चलना होता है। और सबके साथ सबसे खासियत युवाओं को पहली मौका मिला है और युवा में खास ऊर्जा होती है। युवा अपना ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग करेंगे, सफलता कदम चुपेगी। हम लोग अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग अपने काम में करेंगे। अब कैबिनेट में बैठने का मौका मिलेगा, अपनी बातों को कैबिनेट में रखने का मौका मिलेगा। सरकार के सामने स्पष्ट रूप से उस बातों को रखा जाएगा ताकि बिहार का कैसे भला हो, बिहार के लोगों का कैसे भला हो। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में थे, वहीं नीतीश कुमार के साथ स्टेट गेस्ट हाउस में उनकी बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि अभी ही मंत्रिमंडल विस्तार कर लिया जाए, नहीं तो अगले 1.5 महीने बजट सत्र के कारण ये काम नहीं हो पाएगा। 243 सदस्यों की विधानसभा वाले बिहार में 15% के हिसाब से मुख्यमंत्री समेत 36 मंत्री हो सकते हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले तक कुल 30 मंत्री थे, जिनमें से दिलीप जायसवाल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष होने के कारण मंत्री पद छोड़ दिया। ऐसे में कुल 7 मंत्रियों की जगह बनी, जिन्हें मंत्री बनाया गया। राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक पद। तो उस पद के तहत मैं राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का बहुत शुक्रगुजार हूं कि पूरे पार्टी का कमान और पूरे पार्टी की जिम्मेवारी के लिए हम पर उन्होंने विश्वास किया है। मंगलवार को राय बनी और बुधवार को चट मंगनी और बट ब्याह की तर्ज पर तुरंत नए मंत्रियों को शपथ दिला दी गई। इसमें खास बात यह है कि 7 मंत्री 7 अलग अलग जाति और क्षेत्र से आते हैं। कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी समाज से आते हैं और वो छपरा के अमनौर से विधायक हैं। मंटू ने हाल ही में पटना में कुर्मी महासभा की रैली की थी और काफी बड़ी संख्या में अपनी जाति के लोगों को पटना में उतारा था। मंटू का प्रभाव क्षेत्र छपरा, सिवान, गोपालगंज और इससे सटे हुए इलाके हैं। मंटू पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी के काफी करीबी माने जाते हैं। मंत्रियों में एक नाम विजय मंडल का है, जो केवट समाज से आते हैं। मंडल अररिया जिले के सिकटी के विधायक हैं। सीमांचल के इस मुस्लिम बहुल इलाके में बीजेपी और जेडीयू के सामने खुद को मजबूत बनाने की चुनौती है। एक नाम राजू सिंह का है, जो राजपूत समाज से आते हैं और मुजफ्फरपुर से सटे साहिबगंज के विधायक हैं। इनकी छवि बीजेपी से लंबे समय से जुड़े एक दबंग नेता की है। एक नाम संजय सरावगी है, जो मारवाड़ी समाज से आते हैं और दरभंगा सदर के विधायक हैं। सरावगी लंबे समय से इस सीट से विधायक हैं और इनकी पहचान आरएसएस से बेहद करीबी नेता की है। वहीं जीवेश कुमार भी मंत्री बनाए गए हैं, जो भूमिहार समाज से हैं और दरभंगा जिले के जाले सीट से विधायक हैं। जीवेश पहले भी मंत्री रहे हैं और दोबारा मौका देकर भूमिहारों को साधने की कोशिश हुई है। वहीं सुनील कुमार भी मंत्री बनाए गए हैं, जो कुशवाहा समुदाय से आते हैं और बिहार शरीफ से विधायक हैं। लोकसभा में कुशवाहा वोटरों ने जैसे उलटफेर कर दिया, उससे हर राजनीतिक दल इनका खास ख्याल रख रही है। वहीं मोतीलाल प्रसाद भी मंत्री बनाए गए हैं, जो तेली समाज से आते हैं और रीगा से विधायक हैं। साफ है कि 7 में पिछड़े वर्ग से 2, अति पिछड़े वर्ग से 2 और अगड़ी जातियों से 2 मंत्रियों को जगह देकर बीजेपी ने बिहार में जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की है। और खास बात यह है कि इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई है। बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
इस मंत्रिमंडल विस्तार से साफ है कि बीजेपी पिछड़े और अति पिछड़े तबके से 4 मंत्री बनाकर आरजेडी के पिछड़े वोट की राजनीति में सेंध लगाती दिख रही है। साथ ही अगड़ी जातियों में 2 विधायकों को मंत्री बनाकर अपने परंपरागत वोटरों को जोड़े रखना चाहती है। इसके साथ ही आरजेडी का टेंशन भी बढ़ा दिया है कि वो चुनावी जीत के लिए कुछ और रास्ता भी सोचे। साथ ही नीतीश की रजामंदी लेकर ये भी संदेश दिया है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच संबंध अच्छे हैं और अगला चुनाव दोनों मिलकर लड़ेंगे। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार ये संकेत देते हैं कि पहले भले 2 बार पलटकर वो आरजेडी के साथ चले गए थे, लेकिन अब आखिरी दम तक पीएम मोदी के साथ रहेंगे। अब इधर उधर कुछ नहीं, पूरे देश में इन्हीं के नेतृत्व में आगे और काम बढ़ेगा। और इतना हम आपको बता देते हैं कि हम लोग मिल करके उनके नेतृत्व में ही और जिस तरह से बिहार का भी काम हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए अगली बार जो होने वाला है तो उसमें भी आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि जैसे पहले किए थे फिर पूरे पैमाने पर सहयोग दीजिए, ताकि उनके चलते और हम लोगों के सहयोग के चलते काफी विकास होगा। बीजेपी ने ये कोशिश की है कि लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि उसकी और नीतीश कुमार के जेडीयू की सेना एक ही है। एक तरह से भाजपा और नीतीश कुमार यानी जदयू की सेना तैयार हो चुकी है और आने वाले समय में आपको इलेक्शन मोड में सड़कों पर दिखेंगे। पटना से प्रभाकर कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। राजनीति के बाद अब बात तिहाड़ जेल की करते हैं। तिहाड़ का नाम सुनते ही लगता है कि बड़े बड़े अपराधियों के पसीने छूटने लगेंगे, लेकिन जहां कानून का राज होना चाहिए वहां कैसे रसूखदार कैदियों के कानून से खिलवाड़ होता है, इसका खुलासा तिहाड़ के ही पूर्व सुपरिटेंडेंट सुनील गुप्ता ने किया है। सुब्रत राय सहारा से लेकर सत्येंद्र जैन और चार्ल्स शोभराज से लेकर सुकेश चंद्रशेखर की कहानी उनकी जुबानी सुनिए। साथ ही आप ये भी जानिए कि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो क्यों नहीं रोक पाए जेल के अंदर की धांधली को, और ये भी जानिए कि क्या तिहाड़ के अंदर और क्या क्या गोरख धंधा चलता है। जो कानून तोड़ते हैं उनको तिहाड़ की सीमा तय कर देती है, लेकिन आज खुलासा होगा कि क्या तिहाड़ के अंदर जो कानून तोड़ने वाले होते हैं वही राज करते हैं। क्या तिहाड़ के अंदर ताकतवर कैदियों के लिए लड़कियां तक पहुंचाई जाती हैं? क्या तिहाड़ के अंदर ताकतवर कैदियों को शराब तक परोसी जाती है? और क्या तिहाड़ के अंदर जो कुछ गोरख धंधा होता है उससे प्रशासन ही नहीं शासन भी आंखें मूंद लेता है? आज इन सारे सवालों से पर्दा हटेगा, क्योंकि तिहाड़ जेल के पूर्व सुपरिटेंडेंट सुनील गुप्ता खोलेंगे वो राज जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा में भी एक कथन है कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। तिहाड़ जेल के पूर्व सुपरिटेंडेंट को सुनिए तो आपको लगेगा कि तिहाड़ में यही सब होता रहा है। कि मैंने जेल में करीब करीब 35 साल तक नौकरी की है। मैंने देखा जब भी कोई पैसे वाला आदमी या कोई गैंगस्टर आया या पॉलिटिकल बहुत बड़ी पर्सनैलिटी आया तो सिस्टम हमारा हमेशा बकल किया है, हमेशा सिस्टम उसके आगे झुका है। चाहे मैं आपको बताऊं चार्ल्स शोभराज था, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ 81 की, तो उस टाइम पे अखबारों में आता था कि चार्ल्स शोभराज जो है वो तिहाड़ पे रूल कर रहा है। तो उसके बाद मैंने राजेंद्र सेठिया को देखा, उसके बाद मैंने बहुत केस देखे। मुझे अफसोस होता था इस बात का कि जब भी कोई नामी ग्रामी पैसे वाला बंदा आ गया या गैंगस्टर आ गया, हमारा सिस्टम जो है झुक जाता था उसके आगे। आज सुनील गुप्ता से आप जानिए कि मशहूर कारोबारी सुब्रतो राय सहारा ने कैसे जेल को अपना आरामगाह बना दिया था। अगर सुनील गुप्ता की बातों पर यकीन करें तो तिहाड़ जेल में सुब्रतो राय को कैदियों के सेल में नहीं बल्कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स में रखा गया था, जहां एसी वाला कमरा था। जेल में उनके पास सहारा एयरलाइंस की एयर होस्टेस आती थी, वहीं उनके कमरे तक शराब और विस्की तक पहुंच जाती थी। पहले आप पूर्व सुपरिटेंडेंट सुनील गुप्ता को सुनिए। एयर होस्टेस जो उनकी सहारा एयरलाइन की थी वो जाती थी, वहाँ घंटों उनके पास बैठी रहती थी। मैंने खुद वहाँ पे विस्की वगैरह की बोतल पड़ी हुई देखी थी। तो ये तो आप किसी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन में नहीं सोच सकते कि इतनी फैसिलिटी जो है आप किसी को
इस आड़ में दे रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है पैसे इनको रिकवर करने हैं तो आप ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे दो। पर ये वाली फैसिलिटी तो आप किसी इमेजिनेशन में आप सोच भी नहीं सकते कि उसको जो है औरतें आएंगी या जो हम सुनते थे कि जेल के अंदर लड़कियां, हाँ जेल के अंदर लड़कियां, जो आप सुनते थे वो बिल्कुल सही सुनते थे। सुनील गुप्ता के मुताबिक ये सारे अवैध और गैर कानूनी धंधे अदालत के निर्देश की ओट में किए जाते थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जेल की सेल से बाहर सुब्रतो राय सहारा को रखने की इजाजत इसलिए दी थी ताकि वो अपने होटल बेचने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विदेशों में बात कर सके। इनको रेगुलर जेल में जो है रखा हुआ था, तो उसके बाद इन्होंने कहा कि उन्होंने होटल्स वगैरह बेचने हैं, तो उससे जो पैसा जनरेट होगा तो उससे वो लेंडर को जो है दे सकते हैं। तो उन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगी थी कि इनके होटल्स वगैरह के जो कई बायर जो हैं वेस्टर्न कंट्रीज के हैं, यूरोप के हैं, तो उनसे उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करनी है और जब तक वो बात नहीं करेगी तब तक वो बेच नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने जेल प्रशासन से पूछा कि इसका क्या इलाज है, तो जेल प्रशासन ने कहा कि जेल के अंदर रह के तो ये नहीं हो सकता कि जेल के अंदर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह का प्रोविजन इतना वो नहीं है, तो जेल के बाहर रख के जो है हो सकता है। तो इनको फिर हमने वहाँ पे एक कोर्ट कम्प्लेक्स है उसमें रख दिया था। ये कोर्ट कम्प्लेक्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी भी थी और इन्होंने अपनी फैसिलिटी भी मंगवा ली थी और वहीं पे सारा एसी कम्प्लेक्स था, तो उसी में ये रात को सोते थे। उन्होंने उसमें सेक्रेटरिएट की भी जो है इसको परमिशन दे दी थी कि टाइप वगैरह करना है या और चीज़ें करनी, प्रपोजल वगैरह भेजने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद कैसे सुब्रत राय से मिलने के लिए एयर होस्टेस तक चली जाती थी। जवाब सुनिए सुनील गुप्ता से ही। सेक्रेटरिएट चलाने की परमिशन दे दी थी, तो एज ए वो हेल्प करने के लिए वो आती थी वहाँ पे और घंटों वहाँ रहती थी बैठ। सुब्रत राय सहारा की बात पुरानी पड़ चुकी है, वो खुद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बात उन तमाम रसूख और पैसे वाले लोगों की है जो तिहाड़ में जेल के कायदे कानूनों को अपने पैसों पर नचाते हैं। नहीं तो ठग सुकेश चंद्रशेखर से जेल में मिलने के लिए फिल्मी अभिनेत्रियां और लड़कियां कैसे पहुंच जाती। उसके बाद देखो ना, सुब्रतो राय को तो आप छोड़ो, अब आपका सुकेश चंद्रशेखर का जो केस है वो तो उससे भी गंदा है। उसके केस में तो हीरोइनें जा रही हैं उसको जेल के अंदर मिल के आ रही हैं, जैसा अखबारों में लिखा हुआ है। सुनील गुप्ता जो कुछ बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ये खुद में एक गंभीर जांच का विषय है। क्या बगैर जेल प्रशासन की मिलीभगत के ये काम हो सकता है? क्या जेल प्रशासन रिश्वत लेकर कैदियों को अपार सुविधाएं देता है? क्या जेल प्रशासन के ऊपर सरकार चलाने वालों का दबाव होता है, या शासन प्रशासन और पुलिस की तिकड़ी मिलकर पैसे वाले कैदियों की सुविधा में बिक जाती है? अन्ना आंदोलन के दौरान ईमानदारी और संघर्ष का प्रतीक बनकर उभरे अरविंद केजरीवाल तब तक मुख्यमंत्री बन चुके थे जब सुनील गुप्ता तिहाड़ जेल में सुपरिटेंडेंट थे। सुनील गुप्ता का कहना है कि उन्होंने खुद मुख्यमंत्री से बात की, उनके घर पर जाकर मिले, लेकिन उन्होंने भी तब हाथ खड़े कर दिए थे। उसके बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं रह जाता था और मैं फिर अरविंद केजरीवाल जी के पास गया। अरविंद केजरीवाल जी को मैं जानता था क्योंकि मैं जो इनकी मूवमेंट है उसके साथ काफी मैं क्लोजली, मेरी वाइफ वगैरह बहुत क्लोजली जुड़े रहे थे। तो उनके पास गया, उनको मैंने बताया जाके, पहले उनके ऑफिस में गया। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मेरे को पहले ऑफिस में मिलवाया, फिर इन्होंने कहा कि आप घर पे आ जाना, तो मैं घर पे गया इनके। तो वहाँ पे जेल मंत्री भी थे, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे जो है सुब्रतो राय सहारा जो है ऐसी जो इन्होंने फैसिलिटीज ले रखी हैं जो कि इनको नहीं मिलनी चाहिए, और ये फैसिलिटी सारी जो है ये जेल प्रशासन की मिलीभगत के साथ हो रही है। हमने छापा मारा और सब चीज़ें मिल गई, तो ये तो फिर सुप्रीम के ऊपर एक्शन बनेगा। तो मैंने कहा सुप्रीम के ऊपर एक्शन बनेगा, जब सुप्रीम के ऊपर आप एक्शन लोगे तो उससे आपको पता लग जाएगा, वो अपने आप बता देगा कि सब कुछ मैं डायरेक्टर जनरल के कहने पे कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो करके मैं बड़ा खुश था कि आज इनसे बात हुई है, जेल मंत्री भी बैठे हैं, सब बैठे हैं और बात हो गई है और कुछ एक्शन होगा। पर उससे 2 दिन के बाद ही मुझे डायरेक्टर जनरल ने कहा
कि आपने अच्छा नहीं किया जाके, आपने गरीब आदमी को फंसवा दिया, पता नहीं क्या कौन सा गरीब आदमी था। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। सुनील गुप्ता के मुताबिक मुख्यमंत्री रहते केजरीवाल ने ही पल्ला नहीं झाड़ा, बल्कि जेल मंत्री रहे सत्येंद्र जैन ने भी कुछ नहीं किया। पर जेल मंत्री से मेरी ना 50 बार बात हुई होगी, जेल मंत्री से 50 बार। हर बार मुझे वो यही शो करते थे कि मैंने धमका दी है, उनको धमका दिया कि मत करो, पर मुझे लगता है कि वो उनके धमकाने को कोई भी सीरियसली कोई ले नहीं रहा था। सत्येंद्र जैन से याद आया कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जब वो तिहाड़ में गए थे तो जेल में उनके लिए स्पेशल सुविधाओं के सीसीटीवी वीडियो सामने आए थे। उसमें एक आदमी उनका बॉडी मसाज कर रहा था। अब सुनील गुप्ता के आरोपों पर आम आदमी पार्टी इन सब के लिए बीजेपी की तरफ उंगली उठा रही है। जब आपकी सरकार थी तो सुब्रत रॉय को कई सुविधाएं दी जाती, शराब की बोतलें भी इकट्ठा की गई थी उनकी सर्विस में। तो कुछ भी करे, सब उन्हीं के पास है। संजीव जी, तिहाड़ उन्हीं के पास है, सारा कंट्रोल उनके पास है, तो फिर वही कराते होंगे। सियासी वार पलटवार से आगे ये वाकई चिंता का विषय है कि सबसे प्रमुख जेल में कैसे कैसे खेल चल रहे हैं, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और आइए अब हम आपको लिए चलते हैं महाकुंभ में संगम तट पर। 45 दिनों तक दुनिया का सबसे बड़ा मेला संगम के तट पर लगा रहा। वहां इतने लोग आए जितने दुनिया में भारत और चीन को छोड़कर किसी देश की आबादी तक नहीं है। अब तक 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में पवित्र डुबकी लगा ली है। इससे कैसे प्रयागराज का महाकुंभ एक ब्रांड के रूप में स्थापित हुआ है, कैसे इतने बड़े कार्यक्रम की प्लानिंग हुई और इससे कैसे जुड़ा है भविष्य, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ सिर्फ भव्य और सौंदर्यवान ही नहीं है, अब एक संदेश भी है। महाकुंभ एक मजबूत पहचान भी है। पैंतालीस दिनों तक चले प्रयागराज महाकुंभ की संपूर्ण तस्वीर को सिर्फ 15 मिनट में संजोने के लिए हम इसे 3 हिस्से में बांट रहे हैं। आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि कैसे महाकुंभ एक महाकीर्तिमान में तब्दील हो रहा है और कैसे इस आयोजन ने भारतीय आस्था की खूबसूरत छवि बनाई। उसके बाद आपको उस महाआस्था के दर्शन कराएंगे जो कण कण में विराजमान है और सनातन की वैश्विक पहचान से भी जुड़ी हुई है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि कैसे महाकुंभ 2025 एक ऐसे ब्रांड के रूप में स्थापित हो गया है जो साल दर साल और मजबूत होता जाएगा। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की पवित्र त्रिवेणी पर श्रद्धालुओं का जो समुद्र उमड़ा, वो एक ऐसे शिखर को पार करके आज जिसकी कल्पना नहीं थी। तीर्थराज की धरती पर पिछले 45 दिनों से आस्था का जो महापर्व चल रहा था, उसने एक ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया। महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ के अंतिम स्नान के लिए जुटे श्रद्धालुओं को देखिए। करोड़ों लोगों की सामूहिक आस्था का इससे मजबूत कोई चित्र नहीं हो सकता। दिन महाशिवरात्रि का है, इसलिए एक झांकी बाबा विश्वनाथ की नगरी की देख लीजिए। भस्म से सने शरीर, डमरू, गदा, त्रिशूल, हाथी, घोड़े, हर हर महादेव का जय घोष।
हजारों नागा साधु जब बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए निकले तो जैसे पूरी काशी उन्हें देखने के लिए थम गई। कहते हैं कि काशी दर्शन के बिना महाकुंभ का तीर्थ पूरा नहीं होता और इस बार तो प्रयागराज का महाकुंभ ऐसे वक्त में हो रहा है जब अयोध्या में रामलला भी टाट से निकलकर ठाठ में है। यही वजह है कि तीर्थ का एक त्रिभुज बना। प्रयागराज के साथ मिलकर बने वाराणसी और अयोध्या के धार्मिक त्रिकोण ने इस महाकुंभ को विशेष बना दिया। इतिहास में कभी भी कहीं भी 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का ऐसा उत्सव नहीं दिखता। श्रद्धालुओं की आस्था, उत्सुकता और निश्चय की त्रिवेणी ऐसी जुटी कि इन आंकड़ों में बड़े बड़े देशों का आकार समाहित हो गया। गुरुवे शरणम गुरुवे शरणम गुरुवे शरणम गुरुवे शरणम प्रदोष शिवनायन मां शरणम प्रदोष शिवनायन मां शरणम। 45 दिनों तक आपने ये जो जनसमुद्र देखा, इसमें अमेरिका की कुल आबादी से 2 गुने, पाकिस्तान की कुल जनसंख्या से 2.5 गुने, रूस की आबादी से 4 गुने, जापान से 5 गुने, ब्रिटेन की आबादी से 10 गुने और फ्रांस की आबादी के 15 गुने से ज्यादा लोग पहुंचे। तो सुरक्षा में आप देख सकते हैं कि खोया पाया का वर्किंग हो या किसी एक भी मामूली से कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, सारा कुछ उसको चाक चौबंद रखा गया। डिजिटल मॉनिटरिंग की गई, गाड़ियों का मूवमेंट हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स हो, एक बहुत ही बढ़िया से उसको निभाया गया। जो सफाई की व्यवस्था थी उसमें निश्चित रूप से 15,000 लोग मेला क्षेत्र के अंदर और लगभग 10,000 लोग मेला क्षेत्र के बाहर प्रयाग सिटी में लगाए गए। आप 37 लाख से ज़्यादा तो हम लोगों ने लाइनर बैग्स यूज़ किए और 1,60,000 जो टॉयलेट्स बने थे उसका भरपूर इस्तेमाल किया गया। बाद में हम लोग को कुछ संख्या बढ़ानी भी पड़ी। 3-4 जो संगमनोस का ये जो एरिया होता है या यूरिनल्स को बढ़ाया गया। आपको आगे बताएंगे कि महाकुंभ कैसे देखते देखते भारत के सॉफ्ट पावर का ताकतवर उदाहरण बन गया है। लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए। 140 करोड़ लोगों की आस्था का प्रतिनिधित्व करती ये तस्वीर। महाकुंभ के 24वें दिन यानी 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने संगम में डुबकी लगाई। शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। गेरुआ वस्त्र, नीले रंग का गमछा, हाथ में रुद्राक्ष और गले में भी रुद्राक्ष, साथ ही होठों पर मंत्रों का जाप। देश के प्रधान को इस तरह मंत्रोच्चार के बीच सूर्यदेव की आराधना करते देखना, गंगा की पूजा करते देखना, जल और दूध का अर्पण करते देखना और मां गंगा को साड़ी चढ़ाते देखना देश और दुनिया की उन करोड़ों लोगों की आस्था को मजबूत बनाता है जिनके लिए महाकुंभ जीवन को तार देने वाला अमृत स्नान है। शिवोहम शिवोहम। अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। तीर्थराज की धरती पर संगम ने समानता का व्यवहार किया। जो खास थे वो आम बनकर आए और जो आम थे वो डुबकी लगाकर खास बन गए। इंजीनियरिंग छोड़कर आध्यात्म में रमे IIT बाबा ने ऐसा असर डाला कि उनकी बात सुनने के बाद करोड़ों लोग रातों रात जीवन को समझने का नजरिया बदलने लगे। मान लीजिए 2025 का महाकुंभ है ये, 2021 में जब 31 में जब कुंभ आएगा तो आपको बाबा की तरह हम लोग देखेंगे, इसकी गारंटी है कि नहीं? नहीं, मैं तो अननोन बनना चाहता हूँ ना। मेरा लक्ष्य है कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं वो लोगों को पता ही ना चले। समझ रहे हो? अभी किस रूप में आया, संसार में आए, कुछ तो करके चले गए। वो कौन था, किस नाम से आया था, नाम भी नहीं पता किसी को। ऐसा होना चाहिए, वो है फ्री जीवन।
मध्य प्रदेश की मोनालिसा भोसले अचानक सोशल मीडिया की सेंसेशन बन गई। ऐसी आंखें, ऐसी सादगी और बैकग्राउंड में संगम की ऐसी धरती। फोटो खिंचवाने वालों को भला और क्या चाहिए। मोनालिसा के साथ एक अदद फोटोग्राफ की चाहत में कतार लगने लगी। माला बेचने का व्यापार आपका कैसा रहा? एकदम बेकार। पैसे तो उधार लेके आए हम 35,000 रुपये। कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर आपको को फिल्म में लेने की बात भी चल रही है, क्या कहेंगे इसे लेके? अगर मम्मी पापा परमिशन देंगे तो जरूर जाएगी। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई ने महाकुंभ में एक ऐसी शख्सियत को पेश किया जिसे सबसे सुंदर साध्वी कहा जाने लगा। हालांकि बाद में 30 साल की मॉडल हर्षा रिछारिया ने जोर देकर कहा, मुझे संत मत कहिए। मैंने कहीं भी ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि मैं साध्वी हूँ, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़ी परंपरा होती है, बहुत सारे संस्कार होते हैं जो मेरा नहीं हुआ है। महाकुंभ के दौरान 90 के दशक की बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी भी चर्चा का केंद्र रहीं। किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर की उपाधि ग्रहण करने के दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो खूब देखी गईं, लेकिन बाद में विवाद बढ़ गया। उपाधि त्यागने और उपाधि दोबारा मिलने के बीच बार बार एक नई चर्चा ने ममता कुलकर्णी को सुर्खियों में बनाए रखा। मैं कोई पश्चाताप, मेरे ऊपर कोई केस ही नहीं, तो पश्चाताप किस चीज़ का? पश्चाताप तो वो करे जिन्होंने मेरे ऊपर केस किया, वो करेंगे। मैं कैसे? मैंने क्या मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरे ऊपर केस ही नहीं, तो पश्चाताप का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो कोई हार के जीवन से मैंने कोई संन्यास नहीं लिया। मैंने 23 साल का कड़क तप किया और लोगों का ऐसा भ्रम है। कुछ लोग इसलिए भी सुर्खियों में छा गए क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने एक नई लकीर खींच दी। मिसाल के तौर पर एक महिला ने अपने पति को ऑनलाइन स्नान कराने के नाम पर अपने मोबाइल फोन को ही संगम में डुबकी लगवा दी। और एक माता जी इसलिए हैरान कर गईं क्योंकि वो जर्जर शरीर और कड़ाके की ठंड को धता बताते हुए संगम पहुंच गईं। कैसे आ गई फिर? जब मना करा था तो कैसे आ गई फिर? छुप के वो सब्जी लाने गया। 2 बजे सब्जी लाने जाता है, दुकान से छुट्टिया था तो खाना खा के सब्जी ला के रख के फिर दुकान जाता है। छुप के भाग गई? हाँ। I feel like we came to a very pure place. It feels a lot of peace. संगम में जो भी आया सनातन की वजह से खिंचा चला आया। संगम की धरती पर कोई देसी या विदेशी नहीं है, जो है वो सनातन की संस्कृति से प्रेम करने वाला है। विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेसा कुंडल कुंचित केसा। मकर संक्रांति के दिन यानी महाकुंभ के पहले ही शाही स्नान पर 50 से ज्यादा देशों के श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुंच गए। विस्तारवाद होती होगी किसी देश की पॉलिसी। महाकुंभ ने तो यही दिखाया कि सनातन का सांस्कृतिक विस्तार भारत के सॉफ्ट पावर का अभिन्न हिस्सा बन गया है। महाकुंभ के पहले ही दिन एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल संगम तट पर पहुंची और निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी के शिविर में प्रवास किया। संगम में सितारे भी उतरे, लेकिन चकाचौंध की जगह आस्था और सादगी उड़कर। तीर्थराज की धरती ने साबित कर दिया कि त्रिवेणी की धारा के लिए सब समान है। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई आम और खास नहीं। यहाँ अभिनय नहीं, आस्था प्रबल है। पूरी दुनिया जानती है कि ये महाउत्सव हो रहा है। मैं एक्टर हूँ और मुझे अधिकतर लोगों ने बोला था बहुत भीड़ है, बहुत मुश्किल होने वाला है, बट माँ थी तो उनके साथ आना ज़रूरी था। इतना बेहतर आयोजन किया गया है, जिस तरह से इन्होंने खाने का बंदोबस्त किया। आप किसी अखाड़े में चले जाइए, कहीं चले जाइए, आपको भर पेट खाना मिलेगा। ये मेरा सौभाग्य है, बहुत ही अच्छा लगा है। इतने करोड़ों लोग आए हुए हैं यहाँ, मुझे भी यहाँ पे स्थान मिला नहाने का।
सनातन के लिए सब समान है और प्रयागराज का संगम समान व्यवहार करता है, फिर चाहे वो प्रजा हो या राजा। 4 फरवरी को महाकुंभ में भूटान नरेश जिग्मे खेसर वांगचुक ने भी पवित्र डुबकी लगाई। भारत के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी 10 फरवरी को प्रयागराज में पवित्र स्नान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में पवित्र स्नान तो किया ही, व्यवस्था की बागडोर संभालते हुए जिम्मेदारी का भी निर्वाह किया। सीएम योगी ने 22 जनवरी को अपने सभी मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी लगाई, कैबिनेट की बैठक की और पूरे आयोजन के दौरान एक के बाद एक 12 दौरे किए। इस दौरान सियासत की धारी भी बही, लेकिन योगी ने आरोपों का जवाब भी दिया और वो भी जनप्रतिनिधियों के बीच खड़े होकर। सनातन धर्म विकास विरोधी नहीं है, विकास का आग्रही है और इसीलिए हमने कुंभ को आस्था और आधुनिकता के साथ भी जोड़ा है। महाकुंभ उसका एक दिग्दर्शन करा रहा है। संगम के आसमान पर आध्यात्म की ताकत देखिए। त्रिशूल का आकार बनाते गर्जन करते भारतीय वायुसेना के विमान कैसे धर्म की शक्ति का प्रतीक बनकर उड़ान भर रहे हैं। महाकुंभ के समापन पर भव्य हवाई शो के जरिए सेना ने भी सनातन की इस अडिग आस्था को नमन किया। सनातन की वो आस्था जो अब एक ब्रांड बनकर उभर चुकी है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा, महाकुंभ 13 तुझको अर्पण की भावना को साकार करने का अवसर देता है। इस महाकुंभ में अडानी समूह ने इस्कॉन के साथ मिलकर हर रोज 1 लाख लोगों को भोजन कराया। महाकुंभ 2025 आस्था के साथ साथ अर्थशास्त्र का भी महाकुंभ साबित हुआ। 45 दिन तक चले महाकुंभ के दौरान दुनिया के 100 से ज्यादा देशों से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट सेक्टर से लेकर हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म तक सैकड़ों सेक्टरों के बिजनेस में शानदार बढ़ोतरी हुई। अनुमान लगाया जा रहा है कि कुल कारोबार 4 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया। देश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। महाकुंभ आखिर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान कैसे बन गया? दरअसल 45 दिनों में 65 करोड़ लोगों की आवाजाही ने सूबे की अर्थव्यवस्था को एक उछाल दे दिया है। जहां 2 लाख करोड़ के कारोबार का अनुमान लगाया जा रहा था, वहां अब 3 लाख करोड़ से ऊपर का बिजनेस हो गया है। यानी जितनी उम्मीद थी उससे 50% से भी ज्यादा। 3 लाख करोड़ प्रयागराज का और लगभग 1 लाख करोड़ इस सर्किट का, तो कुल मिलाकर के ये वो अर्थव्यवस्था है जो प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देती, लेकिन भारत की मुख्य अर्थव्यवस्था को एक बड़ा संबल प्रदान करती है। मेरा अपना मानना है कि यदि 3 लाख करोड़ का व्यापार प्रयागराज में होता है तो कम से कम 25 से 30 हजार करोड़ रुपए के राजस्व का लाभ राज्य सरकार को निश्चित रूप से मिलेगा। महाकुंभ ने साबित किया है कि देश में धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है और ये महाकुंभ का ब्रांड सीमाओं को तोड़कर लोगों को आकर्षित कर रहा है। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी है। महाशिवरात्रि पर काशी नगरी में कैसी धूम रही, ये आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरों की खबर। महाशिवरात्रि पर बाबा भोले की नगरी वाराणसी में नागा साधुओं ने शोभा यात्रा निकाली और बाबा विश्वनाथ की आराधना की। देखिए एक झलक काशी की। हाथ में त्रिशूल, तलवार और गदा लहराते हुए नागा साधुओं की शोभा यात्रा निकली तो सड़क के दोनों तरफ देखने वालों की कतार लग गई। रथ पर अखाड़ों के महामंडलेश्वर थे, जिनका काशी के लोगों ने महादेव की जय से स्वागत किया। इस दौरान डमरू की आवाज और हर हर महादेव के जयकारों की आवाज गूंजती रही।
इसी तरह एक के बाद एक 7 नागा अखाड़ों के साधु संत बारी बारी से आते रहे और काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर महादेव का जलाभिषेक करते रहे। महाशिवरात्रि यानी महाकुंभ के अंतिम पवित्र स्नान के मौके पर काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक के लिए नागा साधुओं का जत्था हर साल इसी तरह पहुंचता है। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से बताया गया कि आज बाबा विश्वनाथ पूरी रात भक्तों को दर्शन देंगे। दर्शन पूजन का ये सिलसिला 27 फरवरी की सुबह 11 बजे तक जारी रहेगा। यानी इस महाशिवरात्रि पर बाबा के भक्त भी दर्शन का रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो खबरों की खबर में आज मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।